हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं आर्क वेल्डिंग में जो आर्क जनरेट होती है उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या मैकेनिज्म है और उसके पीछे कौन सा फिनोमेना काम करता है। तो थोड़ा सा आर्क वेल्डिंग के बारे में थ्योरी समझें तो आर्क वेल्डिंग इस तरह से पावर सोर्स होता है और जनरली ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग केस में हम डीसी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीसी यूज़ करेंगे तो उसमें एक प्लस टर्मिनल होगा आउटपुट और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिसमें एक टर्मिनल आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है और एक टर्मिनल वर्कपीस से कनेक्टेड होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस होता है इसके बीच में गैप होता है और यहाँ गैप में आपका एक आर्क क्रिएट होता है जिसमें मोल्डन मेटल होता है। ठीक है, और ये कनेक्शन दोनों हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव से वर्कपीस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो आगे डिफरेंट टाइप की जो पोलरिटीज़ होती हैं उसमें इसका होता है कि कब हमको, जैसे स्ट्रेट पोलरिटी होती है जनरली, तो उसमें हम वर्कपीस को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और रिवर्स पोलरिटी होती है उसमें वर्कपीस को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से। तो उसकी अलग थ्योरी है। खैर, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आपका ये जो आर्क बन रही है इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, करीब 5,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसके जो रीजन्स हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके जो रीजन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन आप समझते होंगे, यदि हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ही आपके इमिट हो सकते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपका न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, है ना, क्योंकि इनका जो बॉन्डिंग फोर्स है वो ज़्यादा होता है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर रिमूव करा सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो रीजन है ये यहाँ पर नोट डाउन है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है रीजन, तो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए थर्मोआयनिक इमिशन इसका रीजन है, फील्ड इमिशन और सेकेंड इमिशन। ठीक है, तो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन होता है वर्कपीस इलेक्ट्रोड दोनों से होता है। और किस तरह से इमिशन होता है वो देखेंगे। इसमें 3 तरह के इमिशन दिया है, थर्मोआयनिक, फील्ड इमिशन और सेकेंड इमिशन। अब जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ क्या होती हैं, वो दो चीज़ होती हैं, एक होता है आपका वर्क फंक्शन और दूसरा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर आगे और बढ़ेंगे। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो आपका वर्क फंक्शन कहलाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जूल होती है। जूल एनर्जी की यूनिट होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, और ये माना जाता है एनर्जी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। फिर दूसरा जो कारक होता है, रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराने के लिए, वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मेटल टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितनी आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो क्या कहलाता है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इमिट कर लेगा। आसानी से इमिट करने का मतलब ये है कि उसमें यदि आप कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देगा। फिर दूसरे क्या होते हैं, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले। इसका मतलब जब आप हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जैसे इस केस में देखें, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो 2.1 से लेकर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इनका ज़्यादा होता है। और कोटिंग में हम जनरली ये कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, जिससे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें से रिमूव हो सकते हैं और आर्क आपका स्टेबलाइज हो जाता है। अब आप समझिए किस तरह से चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पे ये इस तरह से रहता है, एक आपका एनोड होगा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोल सकते हैं, एनोड बोल सकते हैं। और एक होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे हम, कैथोड बोलेंगे। अभी क्या होता है, आर्क स्टार्ट कैसे होती है, आर्क इनिशिएशन। तो आर्क स्टार्ट होती है, तो आर्क के स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले एनोड और कैथोड को टच करते हैं, और जब टच करेंगे, है ना, उसका जो टाइम है वो 1 सेकंड से भी कम होता है ना।
1.16 ऐसा कुछ सेकंड माना जाता है। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टच करेंगे, और जब टच करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगी। जब इनको टच करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगी। और आपको मालूम है शॉर्ट सर्किट जब होता है तो हाईएस्ट अमाउंट फ्लो होता है, हाईएस्ट करंट फ्लो होता है, सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, हाई बहुत हीट जनरेट होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। ये हम बात कर रहे हैं जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा। और जब हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, जब इन दोनों ने टच किया, ठीक है, टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इनकी जो ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर क्या होगा, हाई हीट जनरेट होगा। और हाई हीट जनरेट होने की वजह से इसमें थर्मो आयनिक इमिशन होगा, थर्मो आयनिक इमिशन। जैसे आपका नाम से समझ में आ रहा है कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, हीट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, वो कहलाएगा थर्मो आयनिक इमिशन। तो आप मान लीजिए, अब हम ये ले लेते हैं यहाँ से, वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना, जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है। फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है, और इधर से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है, जब यहाँ से ये इमिट होगा तो ऑब्वियसली इस तरफ की डायरेक्शन में चलेगा, और यहाँ से इमिट होगा ये आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। आपको मालूम है जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे। ये तो इस तरफ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इधर से इधर आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये दोबारा से वापस कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो ये हमने बात की थर्मो आयनिक इमिशन की। थर्मो आयनिक इमिशन को एक बार रिपीट करना चाहें, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से हाईएस्ट करंट फ्लो हुआ यहाँ पे जंक्शन पे, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी हीट रिलीज हुई, और हीट की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये थर्मो आयनिक इमिशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, थर्मो आयनिक इमिशन के बाद इसमें तो शॉर्ट सर्किट के बाद आपने थोड़ा सा गैप मेंटेन कर दिया। अब जो गैप मेंटेन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैंने बताया। अभी क्या होगा, इस गैप में क्या है, एयर के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं, एयर, ये आपका एयर का एटम है। अब क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे की तरफ जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराएगा, तो इसके पास जो एनर्जी है, इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इससे जब टकराएगा तो क्या होगा, ये जो एटम है एयर का, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से जो ये एटम बचेगा, ठीक है, इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो एटम है एयर का एटम, इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तरह से आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। अब आप ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरफ जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जो एयर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स और आयन में। अब यहाँ पे जो ये पूल बनना है, ये जो पूरा पूल बनेगा एक तरह से, यहाँ पे जो पूरा पूल बनेगा, इस पूल में बेसिकली क्या होंगे, इस पूल में आपका होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे। मैं पॉजिटिव को ए प्लस से शो कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जो एटम है, वो एटम किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सारे जो एटम्स हैं वो किसकी फॉर्म में, आयन की फॉर्म में। और ये स्टेट कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है, प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा स्टेट में है हो गए, पहले तो एयर क्या होती है, इंसुलेटर का काम करती है, लेकिन जैसे ही एयर आयन में चेंज हो गई तो जो एयर है वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स आसानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकते हैं, तो ये कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, और इसकी वजह से आपका आर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोआयनिक इमिशन हुआ, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई करंट जनरेट हुआ, हाई करंट जनरेट होने की वजह से थर्मोआयनिक इमिशन हुआ, थर्मोआयनिक इमिशन होने की वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, और इमिट होने के बाद ये एक जगह से दूसरे ट्रेवल कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा वो आपका एयर से टकराएगा,
तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी है तो ये एयर का जो एटम है इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट कर देगा। मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है जिससे ये, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया इसने इसको इस एयर में से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन ने बेसिकली इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए था, है ना, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी सप्लाई कर दी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। और इलेक्ट्रॉन इमिट होने की वजह से ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, लेकिन हम फॉर द टाइमिंग समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा स्टार्टिंग में, अब वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वो इलेक्ट्रॉन भी रिपेल होके कहाँ से ये आएगा, चूँकि ये भी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से रिपेल होगा, रिपेल होने के बाद वापस पहुँच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस तीसरा ये एयर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, और एक जो आयन है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है। इसलिए ये बोलते हैं कि 75% जो हीट जनरेट होती है वो कहाँ जनरेट होती है, एनोड पे जनरेट होती है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है। 25% हीट जनरेट होती है वो कहाँ पे जनरेट होती है, कैथोड के ऊपर होती है। तो ये मैकेनिज्म होता है आपका आर्क जनरेशन का। अगले उसमें लेक्चर हम देखेंगे किस तरह से पोलैरिटी डिसाइड होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है और रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।